स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में। जीवन परिचय के इस एपिसोड में आज हम मुजफ्फरनगर की एक ऐसी बेटी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। राज्यपाल के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इकरा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा कुरैशी, बहुत बहुत स्वागत आपका और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो इकरा कुरैशी जी, जीवन परिचय का जो हमारा एपिसोड है में जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो इकरा कुरैशी का जन्म कहाँ पे हुआ, शिक्षा कहाँ पे हुई, आपके जीवन से शुरुआत करते हैं। मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरनगर ही है जी। और मैंने बेसिक शिक्षा मुजफ्फरनगर अजीज पब्लिक स्कूल से शुरू की है। जी। उसके बाद अजमत स्कूल आर्य समाज रोड, उसके बाद ग्रेजुएशन भी अजमत कॉलेज से की है। जी। और LLB की डिग्री जो मैंने ली है वो DAV PG कॉलेज मुजफ्फरनगर से ली है। जी। तो परिवार में कौन कौन है, अगर परिवार की बात की जाए? जी, फैमिली में मेरे सिबलिंग्स हैं। जी। मम्मी पापा हैं। जी। पिताजी क्या काम आपके करते हैं, कितने भाई बहन हैं? मेरे 6 ब्रदर्स हैं एंड 5 सिस्टर्स हैं। ओवरऑल आई हैव 11 सिबलिंग्स। जी। और पापा जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। जी। और जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है। जी। तो परिवार का इस सफलता तक पहुंचने के लिए किस तरह का सपोर्ट रहा है? जिस तरह से लड़कों में और लड़कियों में आज के समय में भी, खासकर मुस्लिम समाज की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंतर किया जाता है, फर्क माना जाता है। तो आपको किस तरह का सपोर्ट परिवार का रहा है? जी, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर की जाती है, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। जी। और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं कि बॉयज और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट होता है। बट अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरी फैमिली में सबसे पहले चीज ये है कि डिस्क्रिमिनेशन भाई बहन को लेकर नहीं है। जी। हमेशा से फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। जी। और पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहा है। कभी किसी चीज के लिए ऐसा नहीं हुआ कि भाई को तवज्जो ज्यादा दी गई है या मुझे किसी चीज के लिए फरामोश किया गया है। जी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ LLB की कि मैंने वकालत का पेशा ही क्यों चुना, और भी बहुत कोर्सेज हैं लड़कियों के लिए, बहुत स्कोप्स हैं, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, बट LLB का पेशा मैंने इसलिए चुना जब मैं बहुत छोटी थी, जो मैं इससे पहले भी इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ कि मेरे पापा चूंकि प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने कुछ सिविल केसेस उनके पेंडिंग है कोर्ट्स में। और जब मैं बहुत छोटी थी वो तब से उन केसेस में आज तक जा रहे हैं और उन्हें सिर्फ डेट ही मिलती है। तो मैंने उस टाइम ही सोच लिया था कि मुझे भी एक दिन वकील बनना है और उसके बाद जज बनकर जितनी जल्दी हो सके, जैसे आज मेरे पापा सफर कर रहे हैं और किसी के पापा, किसी के भाई ऐसे सफर ना करें, इसलिए मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर जज बनना है ताकि मैं जितनी जल्दी हो सकूं फैसलों का निपटारा कर सकूं। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि पिताजी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ उससे आपको जो है आपने मन बनाया कि अब मुझे जज ही बनना है। जो चीजें हमारे सामने, मेरे पिताजी के सामने आ रही है, वो और किसी के सामने ना। जी बिल्कुल। किस तरह का प्रयास आपका रहेगा जज बनने के बाद? किस तरह की कोशिश आपकी रहेगी? किस तरह का काम करने का तरीका रहेगा? देखिए, मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। जी। लेकिन हार्ड वर्क जो होता है वो एक एवरेज स्टूडेंट को एक अलग स्टूडेंट बना देता है। जी। तो इसी तरह मेरा हार्ड वर्क जारी रहेगा। जी। जैसे मैंने अब तक हार्ड वर्क किया है, इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे ही हार्ड वर्क करूंगी। और मुझे इंशाल्लाह मैं श्योर हूँ दैट कि आई विल बिकम अ जज इन फ्यूचर। और जिस दिन मैं जज बन जाऊंगी आप लोगों की दुआओं से, तो जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया है मैं उसको दूर करने की कड़ी से कड़ी कोशिश करूँ। जी। राज्यपाल ने आपको सम्मानित किया। जी। किस तरह के वो पल थे, किस तरह का एहसास मन में हो रहा था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर कोई बच्चा कॉलेज भी टॉप करता है, स्कूल टॉप करता है तो बहुत वाह लोग करते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से जनपद का नाम रोशन किया, यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चे पढ़ते हैं लेकिन
आपको जिस तरह से वहां मौका मिला, आप जिस तरह से सफलता को छू रही हैं, तो कैसे वो पल थे, क्या हमारे दर्शकों से किस तरह से साझा करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इतना बड़ा सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिवॉर्ड लेकर आ जाऊंगी जी। और दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी ने मुझे सम्मानित किया, वो पल मेरे लिए ऐसा था, वो जिंदगी के एक ऐसे हिस्से में फ्रेम हो गया है, शायद ही वो जिंदगी के किसी हिस्से से निकल जाए या मेरी मेमोरी से इरेज हो जाए। जी। दूसरी चीज, जो अवार्ड लेने के बाद खुशी मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरों पर देखी, जी। मैंने आज तक ऐसी खुशी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी। वो सुकून, वो खुशी, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से भी दुआ करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे जज बना दे, ताकि उनके चेहरे पे वो खुशी और दोगुनी हो जाए। जी। तो जैसे अभी आपने बताया किस तरह के लम्हात है, किस तरह का पल था, परिवार में और मतलब कौन कौन लोग, किस किस क्षेत्र में आपके भाई बहन जो हैं, आपके अलावा और कौन कौन पढ़ाई में किस किस तरह से आगे हैं? देखिए, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो ओवरऑल सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और जो सिबलिंग्स हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं, उन सब से मेरा कोर्स बिल्कुल अलग है जी। जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ किस वजह से है। जी। परिवार में और कोई भी लॉयर है या कोई? मेरे परिवार में कोई भी लॉयर नहीं है, इनफैक्ट मेरी कोई कजिन वगैरह भी कोई लॉयर नहीं है, बिल्कुल मेरा फील्ड अलग है। जी। एक आपका जो लिबास है, जो हिजाब वाला आपका जो पहन के जाने का तरीका है, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारी चीजें इस तरह की आती हैं, हिजाब को लेकर जो नए नए विवाद आप देखते रहते होंगे खबरों के माध्यम से, तो कभी आपके जीवन में हिजाब की वजह से सफलता को छूने में कोई मुश्किल, कोई रुकावट आई? देखिए, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे पास उन लोगों के लिए एक सवाल है, मेरा उन लोगों से ही एक सवाल है कि मैं उनकी तरह क्यों दिखूं? जी। क्या कोई बाउंडेशन है कि मैं उन्हीं की तरह क्यों दिखूं, या मैं उन्हीं की तरह कपड़े क्यों पहनूं? क्या मेरी अपनी इच्छा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं? हमारा आर्टिकल 19 जो है संविधान का, वो हमें इस चीज की आजादी देता है कि हम किसी भी तरह का कपड़ा पहने, किसी भी तरह का लिबास धारण करें, कहीं आए कहीं जाए, अपनी मर्जी के मालिक है। तो अगर कोई इस चीज पर विरोध करता है कि ये लिबास ही क्यों पहना है या ये चीज क्यों नहीं पहनी है, तो सरासर वो संविधान का विरोध करता है, वो इस हिजाब का विरोध नहीं करता। और जो संविधान का विरोध करता है तो वो भारतवासी नहीं। क्या संदेश देना चाहोगी? बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं जो अलग अलग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे अपने जीवन को मतलब किस रूप में वो ढालें, कैसे तैयारी करें, क्या रूपरेखा वो अपनी पढ़ाई की टाइमिंग सेट करें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी? आज आपके इस इंटरव्यू को देखकर बहुत सारे बच्चे आपसे प्रभावित होकर हो सकता है सफलता को पाने के लिए दुगनी मेहनत शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो तुम्हारी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनाओ। जी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, अगर पढ़ाई की बात है, टाइम टेबल की स्ट्रेटेजी है, तो अपना सिलेबस कंजस्टेड रखें, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हो, सिलेबस ज्यादा ना करें, जितना हो कंजस्टेड रखें। लेकिन उसके साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगी जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, रिवीजन इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू क्रैक एवरी एग्जाम। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम क्रैक नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम्स को, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो चीजों को अपने जहन में बिठाए रखता है। और कोई भी टॉपिक लो, उसको ऐसे रीड आउट करो कि एक स्टोरी की तरह रीड आउट करो कि जैसे वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अपनी जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनको वन लाइनर करो। जो वन लाइनर होते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं जी। और रात हो या दिन हो, जो स्टूडेंट्स को सूटेबल लगे टाइम टेबल वो रखें, क्योंकि कुछ लोगों को रात में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को दिन में होती है। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे रात में पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, दिन में नहीं होता है, तो वो अपना हिसाब खुद देखें, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। जी। तो इकरा क्या कहना चाहोगी, जैसे लड़की आप हैं, तो अक्सर होता क्या है कि लड़कियों को घर के काम में भी उलझा के रखा जाता है और दूसरी ओर लड़की के ऊपर प्रेशर रहता है, इस तरह की चीजें सामने आती है
परिवार के सामने भी। जब आप किसी सफलता को छूने के लिए जा रहे हो तो परिवार में जो रिश्तेदार या जो मिलने वाले होते हैं वो इस तरह के ताने देते हैं, हम अगर देसी भाषा में बात करें, कि क्या बनाना चाहते हो, लड़की को बाहर भेज रहे हो, पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, लड़की तो दूसरे घर की होती है। जो इस तरह की मानसिकता के लोग आज भी समाज में कहीं ना कहीं बहुत सारी बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इस तरह की टोंट मारकर। उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आप आज एक मकाम पे पहुंच गई हैं तो आपका जवाब उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत सटीक जवाब होगा। तो क्या मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो परिवार को भी टारगेट करके चलते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने मालूम किया है कि लड़कियां घर के काम में उलझी हुई होती हैं और साथ के साथ पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि मैं भी कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। मैं घर के सारे काम भी करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं के घर के काम से दिक्कत होती है या माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा कोई एक टाइम टेबल नहीं होगा, स्केड्यूल नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर चाहे तुम 16 घंटे पढ़ाई करो या 16 घंटे काम करो। तो सबसे पहली चीज है अपना टाइम टेबल बनाओ। दूसरी चीज, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टॉन्ट करते हैं कि क्या करना है आगे जाकर, यही सब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आप मेरी फैमिली को देख लीजिए। मैं हिजाब में रहकर सब काम करती हूँ और सब काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह उन लोगों की भी दुआएं हैं, मैं आगे भी काम करूंगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह की कोई चीजें हमारी सोसाइटी में है तो सबसे पहले मेरी खुद की भी कोशिश रहेगी मैं उन्हें दूर करूं। और मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की सोच को अपने आप के अपने अंदर से निकाल दें। जी, तो उन लोगों के लिए भी आपने जिस तरह से एक जवाब दिया है, आपने बताया आगे क्या बनना आप चाहते हैं और क्या उसके पीछे की कहानी है। तो क्या संदेश उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें जिंदगी में, जीवन में ऐसी सामने आगे खड़ी हो जाती है कि हम किसी सफलता के बहुत नजदीक पहुंच गए लेकिन कोई घटनाक्रम जीवन में ऐसा हुआ कि हम हिम्मत हारनी पड़ती है। तो उनके लिए क्या संदेश, वो कैसे अपनी हिम्मत को बनाए रखें, कैसे अपने आप को वो संभाल के रखें कि मुश्किलें तो आनी जानी हैं, कैसे हम आगे बढ़ें? देखिए, जो मैं अभी पहले भी बोल चुकी हूँ कि सबसे पहले जो तुम्हारी कमजोरी है जी, उसी को अपनी ताकत बनाओ जी। और ऐसी बात नहीं है, मजबूरी सभी के साथ होती है जी। हमेशा दुनिया तुम्हारी सफलता देखने के लिए आती है और वाहवाही करके चली जाती है जी। कोई भी ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी या तुम्हारी किसी वजह से पढ़ाई क्यों नहीं हो सकी या तुम उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच सके। इसलिए अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाओ और कुछ भी हो जाओ, साम दान दंड भेद तीनों का इस्तेमाल करो और जो हो सके अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हर चीज से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा। इकरा कुरैशी, आखिरी सवाल आपसे। डिजिटल का जमाना है, हर बच्चे के पास मोबाइल अक्सर रहता है जी। बिल्कुल। इकरा कुरैशी अपने जीवन में किस तरह से अपनी पूरे दिन की रूपरेखा लेके चलती है? सोशल मीडिया के जमाने में, आज के समय में, जिस उम्र में आपने सफलता हासिल की है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम व्यस्त कर रहे हैं। रील बनाने का एक जुनून सवार है, सोशल मीडिया पे अपने आप को पूरा फेमस करने की एक तरह से उनको जिद लगी हुई है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश, वो कैसे, मतलब क्या ये सही है आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे अपने आप को ज्यादा टाइम देना? देखिए, सोशल मीडिया यूज करना बहुत अच्छी बात है जी। सोशल मीडिया यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि हर चीज की ज्यादती गलत होती है तो इसी तरह सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी गलत है। और वो आपके खुद के हाथ में है, ऊपर वाले ने सबको इतनी बुद्धि दी है कि वो सही गलत की पहचान कर सके जी। तो वो उनको खुद देखना चाहिए कि वो किस अपने सोशल मीडिया जो माध्यम है उसका इस्तेमाल किस चीज में कर रहे हैं जी। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं कभी भी कंटिन्यूसली 2 आवर्स से ज्यादा फोन नहीं चलाती। मैं पूरे दिन में 2 आवर्स 3 आवर्स लास्ट होता है जो फोन चलाती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली नहीं चलाती। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और वो भी सिर्फ इसलिए कि व्हाट्सएप पे हमारा स्टडी ग्रुप होता है जी। और कुछ हमारी जो एप्स वगैरह होते हैं जनरल नॉलेज वगैरह के, सिर्फ उसके लिए यूज करती हूँ।
अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इंस्टा वगैरह यूज कर सकूं। जी, तो सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आपने संदेश दिया। इकरा कुरैशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और हम हमारी टीम की ओर से एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और हम कामनाएं करते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं और ऐसे ही अच्छे कार्य लगातार आपके हमें फिर से देखने को मिले। थैंक यू। तो हमारे साथ में इकरा कुरैशी मौजूद थी जो मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है और बहुत सारी बातें इनसे हुई लड़कियों के बारे में, जिस तरह से विशेष तौर से इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई और एक घटनाक्रम का जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि क्यों इनको जज बनना है, कैसे सफलता हासिल करने का जुनून इनको चढ़ा और कैसे इन्होंने अपने आप को ठाना के सफलता प्राप्त करनी है, और जिस तरह की तमाम चीजें हमने इनके बारे में जानी है, इकरा कुरैशी के जीवन के बारे में जाना है। आप लगातार इंडिया प्लस न्यूज के साथ बने रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि फिर आपको जल्द किसी ऐसी ही हस्ती से जो अपने क्षेत्र का, जनपद का नाम रोशन कर रहे हो, उनसे आपको जल्द ही फिर अगले एपिसोड में मिलवाते हैं। थैंक यू सर।